Listen, this is the topic today what we have to study. Okay, the topic name is accounting treatment of accumulated profit and reserves. This is very important topic because this topic and previous topic what I have taught, everything you will get in the next chapter. If you are well understood in this chapter, so this will be very easier to understand the next chapter. So यहाँ कह रहा है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व. तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व होता क्या है? ओके स्टूडेंट्स, so accumulated profit and reserve क्या होता है? Just try to understand. Accumulated में समझते हो कि accumulate करना यानी इकट्ठा करना, कलेक्ट करना, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट हर साल का हम लोग, या हम कह सकते हैं in other words, accumulated profit refers to those profit which has not been distributed between the partners. Okay, this is the very clear. I think accumulated profit refers to those profit which has not been distributed between the partners. This is what accumulated profit. And reserves. Reserves, you all are knowing that ki when we do prepare profit and loss appropriation account, तो वहां से हम लोग क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट में से कुछ पोर्शन रिजर्व में भी ट्रांसफर करते हैं. अगर प्रोविजन में लिखा हुआ है या पार्टनरशिप डेट में लिखा हुआ है तो ऐसा करते थे. तो अब तक प्रॉफिट से जो भी रिजर्व निकालकर अलग रखा गया है वो रिजर्व भी तो एक तरीके से प्रॉफिट का ही पार्ट होता है, क्योंकि प्रॉफिट से ही हम लोग माइनस करके रखते हैं, राइट. सो अब ये बताइए कि ये सभी जो प्रॉफिट या रिजर्व निकालकर अलग से रखा जाता है ये किसका होना चाहिए? जनरली ओनर को मिलना चाहिए, और ओनर कौन होता है? पार्टनर होता है, राइट. लेकिन सभी लोग क्या करते हैं, हर साल पार्टनर्स थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट या रिजर्व निकालकर अलग रखते रहते हैं कि फ्यूचर में कभी कुछ अनफोर्सिन कॉजेस अगर से होगा, सिचुएशन आएगा तो हम इससे पूरा कर लेंगे, राइट. लेकिन ये जो प्रॉफिट और लॉस और रिजर्व रखा हुआ है, आप सभी लोग को पता है कि पास्ट ईयर के प्रॉफिट से अर्न किया हुआ ये हमारे पास पड़ा होता है. अब इसका ट्रीटमेंट हम करते कब है? जो कि हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर का नाम है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. इसमें जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर. तो जब भी कभी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होने जा रहा है, व्हेन द पार्टनर्स आर गोइंग टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसका मतलब फ्यूचर में they will share in the new ratio. प्रीवियस रेशियो में तो अब शेयर करेंगे नहीं. तो अब आप खुद से सोचिए, ये जो प्रॉफिट और रिजर्व जो बैलेंस शीट के अंदर दिखाया गया होगा पहले से, वो पहले के प्रॉफिट का पार्ट रहा होगा. तो पहले के अगर प्रॉफिट में से निकालकर रिजर्व या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रखा गया है तो वो प्रीवियस रेशियो में बंटना चाहिए बिटवीन द पार्टनर्स, क्योंकि अब आगे से चेंज हो रहा है तो नए साल में, नए अकाउंटिंग पीरियड में नए रेशियो में बटेगा. सो नए रेशियो में क्या बटना चाहिए? जो अब फ्यूचर में प्रॉफिट कमाएंगे, फ्यूचर में प्रॉफिट अर्न करेंगे, उसको नए रेशियो में बांटना चाहिए, न कि पहले से जो अर्न करके रखा गया है. तो जो पहले से प्रॉफिट या लॉस अर्न करके रखा गया है, रिजर्व रखा गया है, इसको हम ओल्ड रेशियो में सभी ओल्ड पार्टनर्स में पहले बांट कर खत्म कर लेंगे, ताकि अब आज के डेट में अगर कोई नया एग्रीमेंट बन रहा है तो अब से सब कुछ नए तरीके से बटेगा. यानी आप आगे आज के डेट में जिस डेट को हम चेंज कर रहे हैं उस डेट तक जितना भी पिछला प्रॉफिट लॉस है वो सब पुराने पार्टनर्स में पुराने रेशियो में बांटकर खत्म कर देना चाहिए, ताकि आगे फ्यूचर में कोई लड़ाई या कोई विवाद, कोई डिस्प्यूट ना हो. सपोज दैट 10,000 रुपए का प्रॉफिट अगर बिजनेस में पहले से रखा गया है एक्यूमुलेटेड के रूप में, जो कि अभी तक नहीं बांटा गया था. ध्यान से सुनना इस एग्जांपल को. 10,000 का प्रॉफिट पहले से बैलेंस शीट में पड़ा हुआ है, मतलब अभी तक पार्टनर्स के बीच में बांटा नहीं गया है, राइट. उनका ओल्ड रेशियो सपोज दैट था 3:2. 3:2 मींस 3/5 और 2/5. अब इन लोगों ने चेंज किया, डिसाइड किया कि अब फ्यूचर में हम लोग इक्वली शेयर करेंगे, यानी हाफ ऑफ लेंगे. तो अब आप सोचो कि ये 10,000 रुपया प्रॉफिट पहले का है
तो इससे पहले वाले रेशियो में बांटना सही है 3:2 में। तो अगर 3:2 में बांटते हैं तो एक पार्टनर को 6,000 मिलता है और एक पार्टनर को 4,000, जो कि सही है। लेकिन सपोज दैट अगर ये प्रॉफिट ये सभी पार्टनर्स आपस में 3:2 में नहीं बांटे, उसको छोड़ दिया वैसे ही, और अब फ्यूचर में अगर बांटेंगे उसी प्रॉफिट को, तो फ्यूचर में किस रेशियो में बांटेंगे? ऑब्वियसली न्यू रेशियो में। न्यू रेशियो क्या है? इक्वली है। तो इक्वली का मतलब 5 रुपीज ए को मिलेगा, 5 रुपीज बी को मिलेगा। तो अब आप खुद से सोचो, जिसको कम मिला वो तो क्वेश्चन करेगा ना, वो ये कहेगा कि नहीं पहले मेरा रेशियो 3:2 था और ये प्रॉफिट पहले का अर्न किया गया है तो पहले के रेशियो में मिलना चाहिए, हम ए को 6 रुपीज मिलना चाहिए, बी को 4 रुपीज मिलना चाहिए। बट बी कह रहा है नहीं, हम लोग का नया रेशियो 1:1 है, हम लोग इक्वली शेयर करेंगे तो 5 रुपीज, क्योंकि बी का तो फायदा हो रहा है, यहाँ 4 रुपए की जगह 5 रुपए मिल रहा है और ए को लॉस हो रहा है, तो ये तो क्वेश्चन करेगा ही। तो इसी डिस्प्यूट से बचने के लिए हम लोग जितना भी प्रॉफिट या लॉस बैलेंस शीट में अपीयर्ड होता है, किस डेट को? जिस डेट को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज हो रहा है, ठीक है, एट द डेट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अगर से कोई भी प्रॉफिट लॉस रिजर्व बैलेंस शीट के अंदर अपीयर्ड है तो उसको सबसे पहले ओल्ड रेशियो में सभी एग्जिस्टिंग पार्टनर मींस ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करके फिनिश कर देना चाहिए। So, अब डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे? हाउ वी विल डिस्ट्रीब्यूट? द क्वेश्चन इज कि हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कैसे, कौन से प्रोपोर्शन में करेंगे और किसको डेबिट करेंगे और किसको क्रेडिट करेंगे, क्वेश्चन यही आता है, ठीक है। सो सिंपल सा चीज है, आप सभी लोगों को एक चीज मैं बता दूं, आप बोर्ड पर देख लो और उसको नोट भी कर लोगे। जस्ट आई एम कमिंग, यस। देखो मैंने यहाँ पर दो साइड बनाया है, एक है क्रेडिट बैलेंस और एक है डेबिट बैलेंस। आप अच्छे से ध्यान से समझोगे। क्रेडिट बैलेंस को हमने लिखा है लायबिलिटी साइड आइटम। क्या लिखा है हमने? लायबिलिटी साइड आइटम, राइट। तो लायबिलिटी साइड, इसका मतलब कि लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, राइट, ये बात नोट कर लेना। और एसेट्स हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, क्लास 11 से आप सीख रहे होंगे। तो लायबिलिटी साइड में जिस डेट को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज हो रहा है, उस डेट को क्या क्या ऐसी चीजें हो सकती हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस रिजर्व में क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखा है, जनरल रिजर्व या रिजर्व्स, दोनों का मतलब एक ही है, मैंने अल्टरनेटिवली लिख दिया है। कॉन्टिजेंसी रिजर्व, सो कॉन्टिजेंसी रिजर्व भी एक तरीके का फ्री रिजर्व आता है। तो जो जनरल रिजर्व और कॉन्टिजेंसी रिजर्व है, इसको हम लोग फ्री रिजर्व्स भी कहते हैं। फ्री रिजर्व्स का मतलब ऐसा रिजर्व जिसका कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं है, जिससे प्रॉफिट में से निकालकर अलग रखा गया है कि फ्यूचर में कभी भी कोई अनफोर्सिन कॉजेज या सर्कमस्टांसेस आएगा तो हम इस पैसे को यूज कर सकते हैं। अब रहा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड और वर्कमैन कंपनसेशन फंड, ठीक है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड आप देख लो अच्छे से, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड एंड वर्कमैन कंपनसेशन फंड, फंड की जगह रिजर्व वर्ड भी हो सकता है। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का मतलब क्या है? एक ऐसा फंड हमने क्रिएट किया है जिसका मेन पर्पस है कि इन्वेस्टमेंट के मार्केट वैल्यू में कोई अगर फ्लक्चुएशन होता है, कोई चेंज होता है, कोई लॉस होता है, तो हम उस लॉस को इसी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से पूरा कर लेंगे, कंपनसेट कर लेंगे। अब आए वर्कमैन कंपनसेशन फंड। वर्कमैन कंपनसेशन फंड को हम लोग वर्कमैन एक्सीडेंट फंड या वर्कमैन एक्सीडेंटल रिजर्व भी कह सकते हैं। इसका मेन पर्पस है कि अगर फैक्ट्री में काम करते वक्त किसी वर्कर्स का अगर से एक्सीडेंट हो जाता है, तो उस एक्सीडेंट में जो उसको लॉस होगा उसको कंपनसेट करने के लिए हम लोग इस रिजर्व का इस्तेमाल करते हैं, इसी में से उसको कंपनसेट करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों भी रिजर्व ही है और ये भी रिजर्व है, बट ये जो रिजर्व है ये तुम्हारा फ्री रिजर्व था, और ये जो दोनों रिजर्व है इसे हम लोग स्पेसिफिक रिजर्व कहते हैं, ठीक है। जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन और वर्कमैन, क्योंकि इसका पर्पस है कुछ स्पेशल पर्पस के लिए बनाया गया, राइट। अब है प्रॉफिट एंड लॉस या नेट प्रॉफिट या क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अगर लायबिलिटी साइड में दिया है तो हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही होगा, कभी कभी बैलेंस शीट नहीं दिया होता है, स्टेटमेंट लिखकर दे दिया होता है, तो हम लोग उसको स्टेटमेंट में पढ़ते हैं कि क्रेडिट है या डेबिट है। अगर क्वेश्चन में कभी भी सिर्फ बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस लिखा है
क्रेडिट और डेबिट नहीं लिखा है तो इसका मतलब हमेशा हम यही समझेंगे कि वो बैलेंस क्रेडिट बैलेंस है, राइट। तो इसी को हम कहते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एक ऐसा प्रॉफिट जो अभी तक पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया है। सो ये सारी चीजें लायबिलिटी में होंगी, इसको आप नोट कर लोगे, कैसे रिकॉर्ड करेंगे वो हम बताएंगे। तो ये हो गया लायबिलिटी साइड का। अब एसेट्स में क्या क्या हो सकते हैं, जो एसेट्स में होता है उसको हम कहते हैं फिक्टिशियस एसेट्स। सो देखो एसेट साइड में गुडविल हो सकता है बैलेंस शीट के अंदर, जो ऑलरेडी अपीयर्ड लिख दिया मैंने, इसको हम लोग ओल्ड गुडविल भी कहते हैं। दूसरा, अगर फर्म को नेट लॉस हुआ है, नेट लॉस को और अभी तक बांटा नहीं गया है पार्टनर्स के बीच में, राइट ऑफ नहीं किया गया है पार्टनर्स के बीच में, तो उसको बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाते हैं, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस लॉस होता है, इसलिए डेबिट बैलेंस को एसेट्स में दिखाते हैं। तो अगर नेट लॉस है तो बैलेंस शीट के अंदर अगर प्रॉफिट एंड लॉस दिया है और एसेट साइड में दिया है तो इसका मतलब ये लॉस है, और यही प्रॉफिट एंड लॉस तुम्हारा अगर से लायबिलिटी में दिया है तो इसका मतलब वो प्रॉफिट है, ठीक है। तो बैलेंस शीट के अंदर जब एसेट्स में होता है तो वो लॉस कहलाता है। अब आता है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक ऐसा एक्सपेंडिचर जो रियल में तो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बट इतना ज्यादा पैसा खर्च कर देते हैं कि उसका बेनिफिट हमको आगे आने वाले कई साल तक मिलता है, इसलिए उसका प्रोपोर्शनेट अमाउंट हर साल हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में करते हैं, और जो रिमेनिंग अमाउंट होता है उसको बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखा देते हैं, ठीक है। जो कि रियल में ये कुछ है नहीं एसेट्स, ये फिक्टिशियस एसेट्स है, बनावटी एसेट्स है, इसको बेचने से 1 रुपए भी नहीं मिल सकते क्योंकि ये लॉस है एक्चुअली। तो ऐसी चीजों का ट्रीटमेंट हमें करना जरूरी हो जाता है कब, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होता है, ठीक है। तो आप इसका नोट कर लोगे, स्क्रीनशॉट ले लोगे, तो ध्यान से समझो। जब भी कभी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज हो रहा है और फ्यूचर में कोई दूसरा रेशियो बनेगा, तो सबसे पहले पुरानी चीजों को जिसका इफेक्ट फ्यूचर में पड़ सकता है और आगे डिस्प्यूट हो सकता है, उन सारी चीजों को पहले बांट करके फिनिश कर दिया जाता है। तो आज हम सिखाएंगे कि हाउ टू मेक द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस रिजर्व एंड फिक्टिशियस एसेट्स कैसे करेंगे, ये हम लोग सीखेंगे। इसको रिकॉर्ड करने का 2 मेथड है। आज सिर्फ पहले हम पहला मेथड डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद दूसरे मेथड पे हम लोग आएंगे। तो आप इसे नोट डाउन कर लो स्टूडेंट्स। So student, write the concept how to record liability side item. There are 2 methods, but just I am going to tell you today first method. If there is change in profit sharing ratio and on the day of change in profit sharing ratio, these things are given in the question or balance sheet. So how to record? तो liability side का item है तो आपको मालूम होना चाहिए इन सबको राइट अप करना है। तो इन सारी चीजों में से जितनी भी चीजें दिख जाएंगी क्वेश्चन में, उसको जनरल एंट्री करते समय क्या करेंगे, हम डेबिट कर देंगे, एंड टू ऑल ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नरेशन होगा कि डिस्ट्रीब्यूटेड, जो भी चीज आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो उसका नाम लिख दोगे, ठीक है। जरूरी नहीं कि सारी चीजें एक साथ दी हो, ठीक है। और किस रेशियो में, इन ओल्ड रेशियो। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अगर जनरल रिजर्व दिया है तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, और पार्टनर अगर 2 हैं तो 2A's कैपिटल 2B's कैपिटल, इन विच रेशियो, ओल्ड रेशियो, राइट। अब इसको कर लो। अब इसके बाद हम आते हैं एसेट साइड में कि एसेट साइड वाला आइटम कैसे बांटेंगे। अब इसको नोट डाउन कर लो, एसेट्स का मैं लिख रहा हूं उधर, ठीक है। ओके, सो एसेट साइड में जस्ट रिवर्स होता है। देखो बहुत आसान एंट्री है बेटा, आप सभी लोग ध्यान रखना कि अगर लायबिलिटी वाला आइटम बांटने के लिए हमने कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया है तो एसेट्स वाले आइटम के लिए वाइस वर्सा होगा, जस्ट रिवर्स होगा। अगर एक साइड का याद हो गया तो दूसरा याद हो जाएगा। तो इधर कैपिटल क्रेडिट है तो यहाँ कैपिटल क्या हो जाएगा, डेबिट। तो ऑल ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड टू, ये सारे आइटम्स होंगे, ठीक है। और किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, इन ओल्ड रेशियो।
सो आप देख लो एसेट्स वाले आइटम्स को कि ठीक रिवर्स है आपका। इस सारी चीजों को बांटने के लिए डेबिट और पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट, और इधर के आइटम्स को बांटने के लिए क्या करेंगे हम कि पहले कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे और फिर इन सारी चीजों में से जो भी चीजें दिख गई उसको हम क्रेडिट करेंगे। आपको याद होगा कि लास्ट क्लास में मैंने ओल्ड गुडविल का रिकॉर्ड बताया था। ओल्ड गुडविल कैसे रिकॉर्ड किया था? ऑल ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू गुडविल, तो सेम प्रोसेस है यहाँ, ठीक है। तो इन सारी चीजों को डेबिट करेंगे और कैपिटल क्रेडिट होगा, और लायबिलिटी वाले में कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। एसेट्स वाले में कैपिटल डेबिट होगा और लायबिलिटी वाले में कैपिटल क्रेडिट होगा। सो इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, आप नोट कर लो, सो हम इसको आगे कंटिन्यू कर लें। नहीं दिख रहा है तो आप देख सकते हो। इधर लायबिलिटी साइड का आइटम क्या क्या है, ठीक है, और अब एसेट साइड का जर्नल एंट्री, ठीक है। Okay, in front of you there is a question P, Q and R. Okay, you can take this screenshot, everyone. P, Q and R are partners in a firm sharing profit and loss in the ratio of 2:3:4. They later decided to share profits equally in future. On that date, they had rupees 13,500 in profit and loss account. यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैलेंस था 13,500 रुपए का। कौन सा बैलेंस था? क्रेडिट या डेबिट कुछ नहीं लिखा है, तो क्या मानेंगे हम लोग? क्रेडिट बैलेंस था, मतलब लायबिलिटी वाले साइड का बैलेंस है। एंड रुपीज 9,000 इन रिजर्व फंड, तो रिजर्व फंड हमेशा लायबिलिटी में ही होता है। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द फॉलोइंग केसेस, केस 1 एंड केस 2 है, और अभी जो मैंने पढ़ाया है वो सिर्फ केस 1 पढ़ाया है, माइंड इट। So they decided, first case के according they decided to close profit and loss account and reserve fund. तो जब भी कभी close करने की बात करेगा या distribute करने की बात करेगा या transfer करने की बात करेगा, ध्यान से सुनना मेरे words को। मैंने 3 बातें बताई। When in the question it is saying they decided to close profit and loss reserve, जो भी item दिया है, या they decided to transfer, ओके, और दे डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट। अगर ये 3 वर्ड दिया है तो पहला केस जैसे मैंने बताया अभी उसी के अकॉर्डिंग होगा, मतलब इट मींस कि ऑल द प्रॉफिट एंड लॉस रिजर्व व्हाटएवर इज गिवन इन द क्वेश्चन विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन देयर ओल्ड रेशियो बिटवीन ऑल ओल्ड पार्टनर्स और एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। सो आई थिंक यू ऑल हैव टेकन द स्क्रीनशॉट। देखो ओल्ड रेशियो क्या है, इसमें 2, 3, 4 है, एंड न्यू रेशियो क्या है इनका, मैं इसको इरेज कर देता हूं एसेट साइड का, और आपको सॉल्यूशन दिखाने के लिए कि देखो ओल्ड रेशियो है 2, 3, 4 एंड न्यू रेशियो क्या कह रहा है? न्यू रेशियो इन लोगों ने इक्वली डिसाइड किया, सो इक्वली। अब ये हो गया इनका ओल्ड न्यू, ओके। पार्टनर्स का नाम है PQR। प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट इज गिवन 30,500, ओके। पार्टनर्स का नाम है P, Q and R। So now I am going to stop the share and now you see students, मैंने यहाँ पर ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि पार्टनर्स कौन है? PQR है, उनका ओल्ड रेशियो 2, 3, 4 है, नया रेशियो इक्वली हो गया, मींस 1:1:1। अब प्रॉफिट कितना है? 13,500 प्रॉफिट है। अब हमें करना क्या है? क्वेश्चन में बोला है पास्ट नेसेसरी जर्नल एंट्री कब? पहला केस है दे वांट टू क्लोज इट। जब भी क्लोज करना हो तो हम इस मेथड से करेंगे। इस मेथड में हमने क्या बताया है? ऑल पार्ट, यहाँ लिखा है जो भी चीजें दी रहेंगी इसको डेबिट करेंगे और पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट करेंगे। सो आप देखो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है 13,500 रुपए का। सो उसको बांटने के लिए हम लोग करेंगे क्या? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट करेंगे। आप देखिए जर्नल एंट्री में, okay, you will draw the format of the journal entry। तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट
डेविड, पार्टनर्स का नाम है पी, तो पी इज कैपिटल एंड 2 Q's capital and 2 R's capital. नरेशन लिख देंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बिटवीन PQR इन देयर ओल्ड रेशियो। तो कितना है प्रॉफिट 13,500, ठीक है। 13,500 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे PQR में, सो कितना कितना बटेगा PQ एंड R को कैलकुलेट करो आप सभी लोग। 13,500 यहाँ हमने लिखा, म्यूट योर माइक, mute your mic. Yes, so now see we are going to calculate old ratio is 2/9, 3/9 and 4/9 because 2, 3, 4 हम लोग किस रेशियो में शेयर करेंगे 2, 3, 4 में, तो 2/9, 3/9 and 4/9। 9 से कैंसिल करते हैं, 9 बचा 9, कितना बचा 4, 9 5 45, 15,000। तो आपका आ रहा है 3,000, एक का आ रहा है, तो दूसरे का आ जाएगा 45 और तीसरे का 6,000। तो देखिए ये आएगा आपका शेयर, ओके। सो देखिए कितना बड़ा है 3,000, 4,500 एंड 6,000। इज देयर एनी कंफ्यूजन? नरेशन लिख देंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बिटवीन द PQR इन देयर ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या है 2, 3, 4। Just take the screenshot of 24B and 25 and you are supposed to solve right now. 24B, just I'm explaining here. 24B, A, B and C are partners sharing profit and loss in 2:1. They decided that C will get 1/4 share in future. Okay, on that date there was a credit balance of profit and loss account of ₹40,000. तो कितना बैलेंस है 40,000 का प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, मींस लायबिलिटी साइड आइटम है। Give journal entries on account of change in profit sharing ratio, assuming no change in profits in the books. तो देखो ये जो केस है और 25 वाला केस है, ये केस 2 है, तो हम आपको बता देते हैं केस 2 कैसे होगा। ओके, नोट कर लिया आप लोगों ने? कंडीशन भी हम सोचें बता देते हैं, अभी 4 मिनट्स है, सिर्फ वर्बली कॉन्सेप्ट बता देते हैं। कह रहा है फर्म डज नॉट वांट टू क्लोज द अकाउंट्स ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व। फर्म क्लोज नहीं करेगा, पहले वाले केस में था क्लोज किया था, क्लोज करने में क्या किया हमने ओल्ड रेशियो में बांट दिया। और जब भी कभी ऐसा कहता है कि दे डू नॉट वांट टू ट्रांसफर या दे डू नॉट वांट टू क्लोज इट, दे डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट इट, अगर डू नॉट लगा दिया तो उस केस में हम ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, बल्कि उस केस में हम सबसे पहला स्टेप लेंगे सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो का पता करेंगे, ठीक है। तो यानी पहला स्टेप टू फाइंड आउट सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो, और दूसरा स्टेप होगा जो भी अमाउंट दिया होगा इन सभी चीजों को, उन सभी चीजों को गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो में शेयर करेंगे। सो गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग में कैसे करेंगे? अगर लायबिलिटी साइड का आइटम है, जो भी मैंने लिखा था लायबिलिटी साइड का केवल आइटम है, तो गेनिंग पार्टनर डेबिट होगा और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट होगा। अगर केवल एसेट साइड का आइटम दिया है तब तो सैक्रिफाइसिंग डेबिट होगा और गेनिंग क्रेडिट होगा, मतलब जस्ट रिवर्स हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों साइड का आइटम साथ साथ दिया है, एक ही साथ, कुछ अमाउंट लायबिलिटी का और कुछ एसेट्स का, तो दोनों को आपस में पहले माइनस कर लो। माइनस करने के बाद जो बचेगा, अगर लायबिलिटी साइड का आइटम बच रहा है तो लायबिलिटी वाला रूल अप्लाई होगा, यानी गेनिंग पार्टनर डेबिट और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट होगा। कहीं एसेट साइड का बैलेंस है तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर डेबिट और गेनिंग पार्टनर क्रेडिट होगा। सो चलते हैं हम लोग इसी क्वेश्चन में सॉल्व कर लेते हैं, जो अभी अभी हम लोगों ने शेयर किया है 13,500 एंड 9,000 का, इनका रेशियो पता ही हम लोगों को। सो लेट्स स्टार्ट। रिजर्व वाला हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, वो आप कर लेंगे बाय मिस्टेक, हमसे छूट गया है। ओके, सो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो कैलकुलेट करेंगे सेकेंड केस के लिए, ठीक है। ध्यान दो आप लोग। PQR, तो ओल्ड रेशियो क्या है इनका 2/9, 3/9 और 4/9।
ठीक है, माइनस कितना कितना है 1/3 1/3 1/3 यही है। सो इनका अगर हम एलसीएम लेते हैं 9 और 3 का 9 आया, तो यहाँ आ जाएगा 2 और 3 3 जा 3, तो -1/9 आ रहा है, ये गेन कर रहे हैं। ठीक है, इनका अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो 9 1 जा और ये 1 3 जा और यही आ जाएगा इनका 3 3 जा और 3 1 जा, तो इनका आ रहा है 0/9, ये कुछ नहीं कर रहे। और इनका अगर कैलकुलेट किया तो 4 और -3 यानी 1/9 सेक्रीफाइसिंग। तो ये क्लियर हो गया इस क्वेश्चन में कि P गेन कर रहा है 1/9 और R सेक्रीफाइस कर रहा है, राइट। अब हम लोग करेंगे क्या कि रिकॉर्ड करेंगे एडजस्टमेंट के लिए जैसा बोला है इस क्वेश्चन में। आप इसे नोट कर लोगे, स्क्रीनशॉट ले लोगे, ठीक है। हाँ तनिष्का, यस। तो अब हम लोग देखो यहाँ पे प्रॉफिट है 13,500 और रिजर्व वो कितना है 9,000। दोनों ही क्या है लायबिलिटी साइड का आइटम है, तो दोनों को ऐड कर लेंगे। यहाँ जब अपोजिट होता है तो माइनस करते हैं, तो 22,500 आ रहा है। तो कौन गेन कर रहा है यहाँ पर P। सो P कितना गेन कर रहा है 22,500 इंटू 1/9। सो 9 2 जा 18 बचा 4 और 5 9 5 जा 45, तो 2,500 रुपया यानी P गेन कर रहा है। तो लायबिलिटी वाले साइड का अगर आइटम दिया है क्वेश्चन में तो गेनिंग पार्टनर डेबिट और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट करते हैं। तो देखिए आप लोग, चूंकि गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग सेम है इस क्वेश्चन में, P's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू R's कैपिटल, क्योंकि Q तो कुछ किया ही नहीं है। कितने से 2,500 तो आपने